ज्योति बहू, तुमने तन्वी बहू का लंच पैक कर दिया या नहीं? जी माँ जी, मैंने देवरानी जी का लंच पैक कर दिया और नाश्ता भी तैयार कर दिया है। ये सही किया ज्योति बहू तुमने, नहीं तो तन्वी बहू को ऑफिस के लिए लेट हो जाता। ये है उर्मिला जी, जिनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा केशव जो अच्छे पद पर काम करता था और दीपक छोटा बेटा था, वो भी अच्छे पद पर जॉब करने लग जाता है। वो लोग दिल्ली के कृष्णा नगर में रहते थे और उर्मिला जी ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी। उनकी 2 बहुएं थी। ज्योति बड़ी बहू थी जो हाउसवाइफ थी और तन्वी छोटी बहू थी जो जॉब करती थी। ऐसे ही एक दिन जब तन्वी जॉब से घर वापस आती है, माँ जी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह तन्वी बहू, ये साड़ी तुम मेरे लिए लेकर आई हो। ये तो बहुत महंगी साड़ी लग रही है मुझे, पर कुछ भी कहो सुंदर बड़ी लग रही है। पूरी साड़ी रेशम की कढ़ाई से भरी हुई है। माँ जी तभी तो लेकर आई हूँ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये सब अंदर से ज्योति देख रही थी और मन ही मन सोचती है, मैं तो पूरे दिन देवरानी का काम करती हूँ और एक बार भी देवरानी ने नहीं सोचा कि सास के लिए साड़ी लेकर जा रही हूँ, एक साड़ी जेठानी को भी लेकर जाऊं। साड़ी देने के बाद ज्योति कहती है, चलिए माँ जी मेरे लिए 1 कप कॉफी बनवा दीजिए, आज ऑफिस में पूरे दिन बैठे बैठे थक गई हूँ। क्यों नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ज्योति बहू से कहकर कॉफी भिजवाती हूँ। उर्मिला ज्योति से कॉफी बनाने के लिए कहती है और ज्योति कॉफी बनाकर तन्वी के कमरे में देकर आती है। देवरानी जी ये कॉफी टेबल पर रख दो जेठानी जी। और हाँ सुनो जेठानी जी, ये मेरे कपड़े हैं 3 दिन के, इनको भी धो देना। और हाँ हाथ से धोना, मशीन में खराब हो जाएंगे। कपड़े लेकर ज्योति चली जाती है और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद ज्योति एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद ज्योति के लिए घर का काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब उसे अपने बच्चे को भी देखना होता है, साथ ही घर का सारा काम भी करना होता है। फिर अगली सुबह तन्वी ऑफिस निकल जाती है। माँ जी आप देवरानी जी को बोल दीजिए ना वो जॉब छोड़ दें, मैं घर का इतना सारा काम नहीं देख पाती हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, मुझे उसको भी देखना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तन्वी बहू से बात करती हूँ। तभी शाम को तन्वी जॉब से घर आते हुए अपने हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर आती है। तन्वी की सास उस पर लट्टू होते हुए उससे कहती है, बहू आज क्या शॉपिंग करके लेकर आई हो? माँ जी आज मेरी सैलरी आई थी तो बस थोड़ी शॉपिंग कर लाई। आज भी मेरे लिए कुछ लेकर आई है क्या? ओ अरे माँ जी मैं तो बातों बातों में आपको दिखाना भूल ही गई। ये देखो ना, आपके लिए गोल्ड की चेन लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? बहू इतनी महंगी गोल्ड की चेन, अब क्या जरूरत थी तुमको इतने पैसे खर्च करने की? माँ जी आपकी बहू की 1 लाख रुपए सैलरी है, अगर उसमें से थोड़ा बहुत घर वालों के ऊपर खर्च कर दिया तो क्या ही हो जाएगा। अच्छा माँ जी आज बहुत तेज भूख लग रही है, आप मेरा खाना लगवा दीजिए ना। उर्मिला फिर अपनी ज्योति बहू से कहती है, बड़ी बहू तन्वी बहू के लिए खाना लगा दो। उर्मिला के बोलने पर ज्योति तन्वी के लिए खाना लगा देती है और जब तन्वी खाना खाती है, माँ जी ये आज खाने में दाल कैसी बनी है? क्या हुआ बहू, अच्छी नहीं लगी क्या दाल तुम्हें? नहीं माँ जी दाल बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है, एक तो नमक तेज है, ऊपर से पानी जैसी दाल, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कोई बात नहीं बहू, मैं कुछ और बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं माँ जी कोई जरूरत नहीं है कुछ और बनवाने की, ये सब खाना ना बनाने के नाटक हैं जेठानी जी के। खैर छोड़िए मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी खाना। तन्वी बाहर से खाना मंगाकर खा लेती है और फिर अगली सुबह तन्वी उठकर ऑफिस चली जाती है और ज्योति जैसे ही नहाने जाती है तभी उसका बच्चा रोने लग जाता है। हे भगवान अभी तो मेरा सारा काम पड़ा है और ये भी उठ गया, पहले इसको दूध पिला लेती हूँ नहीं तो रोता रहेगा। तभी ज्योति अपने रोते हुए बच्चे को दूध पिलाती है, फिर उसको सुलाकर नहाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। एक रोज वो अपने खर्चे पाने के लिए अपने पति से कुछ पैसे मांगती है। मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है ज्योति, और मेरी सैलरी भी कम आई है, मैं अगले महीने करता हूँ कोई जुगाड़, तब तुम अपना सामान ले लेना। ठीक है जी कोई बात नहीं। ये सब बातें बाहर खड़ी तन्वी सुन रही थी। तभी ज्योति अपने कमरे से बाहर आती है तो तन्वी उससे कहती है, थैंक गॉड जेठानी जी मैं आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ, नहीं तो आज मुझे भी आपकी तरह अपने पति के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ते। अब देखो ना कैसे उन्होंने तुम्हें चंद पैसों के लिए मना कर दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जब जरूरत होती है वो मुझे पैसे दे देते हैं, अब तक वही तो मेरी हर इच्छा को पूरी करते आए, अगर एक दिन नहीं मिले तो कुछ हो नहीं जाएगा, वैसे भी उनके ऊपर कितना लोड होता है। हाँ वो तो मैंने देखा आज कैसे आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसा कहकर तन्वी हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये बात ज्योति के दिल पर लग जाती है। वो उसी दिन ठान लेती है कि वो तन्वी की तरह जॉब करेगी और फिर जेठानी
जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके फोन लेकर उसमें नई नई खाना बनाने की डिशेस सीखती है। और एक रात तन्वी उसको फोन पर कुछ सीखते हुए देख लेती है। माँ जी, ये आजकल देर रात तक जेठानी जी फोन में क्या देखती रहती हैं? पता नहीं। अरे क्या ही देखेगी वो फोन में, बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं जो कुछ और देखेगी। देख रही होगी कुछ घर का ही झाड़ू पोछा करना। ऐसे बोलकर तन्वी और उर्मिला हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उनके घर एक पोस्टमैन आता है और लेटर देकर चला जाता है, जिसे देखकर ज्योति बड़ी खुश होती है। तभी अंदर से तन्वी बाहर आती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इस लेटर को देखकर इतनी खुश क्यों हैं? अच्छा किया तुमने जो तुम यहीं आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम ही बता दो पढ़कर कि क्या लिखा है इसमें। और तन्वी उस लेटर को पढ़ती है, जिसे पढ़कर तन्वी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बताओ ना तन्वी, इस लेटर के अंदर क्या लिखा है? ज्योति लेटर को देखकर खुश इसलिए थी क्योंकि वो जानती थी कि उसको मुंबई के ताज पैलेस होटल से शेफ की जॉब का ऑफर आया है। आपके लिए मुंबई से जॉब लेटर आया जेठानी जी। मुंबई के 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब है, जिसकी सैलरी 1,80,000 है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन आखिर ये सब कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जॉब के लिए आपको ऑफर कैसे मिल सकता है? मैं इतनी पढ़ लिख कर आज तक इतने बड़े पद पर जॉब नहीं कर पाई, और आपने घर को भी संभाला और बच्चे को भी, और इतनी बड़ी जॉब भी हासिल की। हाँ बहू, ये सब कैसे हुआ? सबके पूछने पर ज्योति नम आंखों से बताती है। आप सब लोग जानना चाहते हैं ना, तो सुनो। ये सब मैंने घर में ही रहकर किया। पूरे दिन घर का काम करती थी, फिर पूरी रात को जागकर यूट्यूब पर खाना बनाने के नए नए वीडियोस देखती थी और बना बनाकर यूट्यूब पर डालती भी थी, जिससे एक दिन मुंबई के 5 स्टार के होटल के मालिक को मेरे वीडियोस पसंद आ गए और उन्होंने मुझे जॉब के लिए ऑफर किया। इतना सब सुनकर उर्मिला और तन्वी की आंखें भर आई थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो ज्योति बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से तुमने कितने दुख भुगते। तन्वी की जॉब की वजह से मैंने हमेशा दोनों बहुओं में भेदभाव किया। तभी तन्वी भी अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहती है, मुझे भी माफ कर दीजिए जेठानी जी। मैं जॉब के कारण अंधी हो गई थी। मैंने अपने परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और हमेशा आप पर अपना हुक्म चलाया, और उस दिन मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं माँ जी। और देवरानी जी, आप मुझसे माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। छोटों से माफी मांगते हुए बड़े अच्छे नहीं लगते। बस मुझे भी आपका प्यार चाहिए था, जैसे आप देवरानी जी को करते हो। मुझे भी बराबर का बस उतना ही प्यार करो। ज्योति अपनी देवरानी को और उर्मिला को माफ कर। कुछ दिन बाद ज्योति अपने पति के साथ मुंबई चली जाती है और तन्वी घर पर एक नौकरानी को घर का काम करने के लिए रख देती है। और कुछ साल बाद मुंबई के ताज पैलेस होटल से ज्योति ने अपना ट्रांसफर दिल्ली के ताज पैलेस होटल में करवा लिया, जिससे अब वो सब दिल्ली वापस आ गए। अब उर्मिला भी दोनों को बराबर का प्यार करने लगती है। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थीं, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थीं। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार, यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेली आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, 2-2 तीनों के हो गए। ये 2 मेरे, ये 2 मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया। खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी,
मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी, कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गईं, अब तुम सारा घर का काम करोगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर का काम करने में हर्ष थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बाज कहाँ आने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे रमा बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है, आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तह लगा रही हूँ। अच्छा, तभी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती हैं। मधु फालतू की बातें कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या रमा भाभी और सुधा ने ऐसा कहा? उनसे ज्यादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ। उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं। आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाभी और सुधा के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोहफे लाकर दिए हैं। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? रमा बहू, क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। रमा भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। मैंने भी जलेबी समोसे खाए हैं, खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और रवि ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये मनोरमा जी कहाँ गई है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है कमरे में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है, ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर। ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। आशा देवी ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो,
कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो। उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा, मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनोरमा की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। मनोरमा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है। तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं, उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार टूटने से बच जाता है।